लद्दाख के 3 दिन के दौरे से लौटे सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लद्दाख के हालात की जानकारी दी। सेना प्रमुख ने फॉरवर्ड पोस्ट का भी दौरा किया था। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की किसी भी हरकत के जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है हेलीकॉप्टर से नजर। अत्याधुनिक फाइटर जेट्स के जरिए भी गश्त ली जा रही है। अमेरिका ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा है कि भारत और चीन के तनाव में वो खुलकर भारत के साथ खड़ा है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन को भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए खतरा बताया। कहा, अमेरिका ने यूरोप में अपनी सेना घटानी शुरू कर दी है और वो एशिया में अपनी सेना अब तैनात करेगा। सीमा पर तनाव बढ़ाने के लिए भारत ने चीन को जिम्मेदार बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत पहले ही ये साफ कर चुका है। भारत चीन सीमा पर जो तनाव है वो 15 जून को गलवान की हिंसक झड़प की वजह से हुआ। चीन एक तरफा कार्रवाई करके वास्तविक नियंत्रण रेखा में बदलाव करना चाहता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात पर हैरानी जताई है कि देश में भगवान गणेश की मूर्ति भी चीन से आती है। सीतारमण ने कहा कि विकास को बढ़ावा देने के लिए चीन से कच्चे माल के आयात में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन हैरानी तब होती है जब भगवान गणेश की मूर्ति भी चीन से आयात की जाती है। वित्त मंत्री ने सवाल किया और कहा कि क्या मिट्टी की मूर्ति भी चीन से मंगवाना जरूरी है? भारत ने पूर्वी और उत्तरी लद्दाख में सेना की 3 डिविजन्स पहुंचा दी हैं। इन 3 डिविजन्स में 45,000 से ज्यादा भारतीय सैनिकों की तैनाती है। इससे पहले चीन ने एलएसी पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई थी। सूत्रों के मुताबिक एलएसी पर भारतीय सेना की मजबूत स्थिति से चीन को अक्साई चीन पर अवैध कब्जा छिन जाने का डर है। रूस भारत को 2 से 3 महीने में कई अहम रक्षा उपकरण की डिलीवरी कर सकता है। रूस की पुतिन सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार से जैसे ही संबंधित रक्षा उपकरणों की लिस्ट मिलेगी, वैसे ही रूस उनकी जल्द डिलीवरी देने की कोशिश करेगा। रूस के रक्षा सूत्रों के मुताबिक भारत ने लड़ाकू विमानों की खेप जल्द देने की मांग नहीं की है। रूस अपनी ही ओर से पहल कर रहा है। चीन का विरोध बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने चीन के साथ लंबे 2 ठेके रद्द कर दिए हैं। आने वाले समय में स्वदेशी कंपनी को ठेका देने में प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह बात जनता दरबार में जन सुनवाई के दौरान कही। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के बिजबेहरा में सीआरपीएफ जवानों पर आतंकियों ने हमला किया है। एक जवान शहीद और एक बच्चे की मौत। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक बाइक पर आए थे आतंकी। पुलवामा जैसे हमले को अंजाम देना चाहता है पाकिस्तान। हमले के लिए कश्मीरी युवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान उच्चायोग ने 2017 से 399 युवाओं को वीजा देकर पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए भेजा, जिनमें से 218 कश्मीरी युवाओं की कोई जानकारी नहीं। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। तीनों ही स्थानीय निवासी थे। सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। सुरक्षा बलों ने रात से ही आतंकियों को घेरा हुआ था। अंधेरा होने की वजह से रात में ऑपरेशन रोकना पड़ा। सुबह होते ही सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना की शुरुआत की। यूपी में 1 करोड़ 25 लाख लोगों को रोजगार देने की इससे योजना है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा कई मंत्री भी शामिल हुए। यूपी में आत्मनिर्भर रोजगार अभियान की शुरुआत। 6 जिलों के लोगों से प्रधानमंत्री मोदी ने संवाद किया। महिलाओं से उनके काम के बारे में जानकारी ली। स्वयं सेवा समूह से जुड़ी महिलाओं ने अपनी कमाई के बारे में बातें साझा की। महिलाओं ने प्रशिक्षण से लेकर हर वो बात बताई जो उनके जीवन को प्रभावित कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी की रोजगार योजना से दूसरे राज्यों को भी सीख लेने को कहा है। पीएम ने कहा, कोरोना संकट में जिस तरह योगी सरकार ने रोजगार के मौके पैदा किए हैं, वो पूरे देश के लिए एक मिसाल है।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया गया। संकट में लोगों की मदद करने के लिए बना पीएमएनआरएफ यूपीए के कार्यकाल में राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दे रहा था। कांग्रेस को देश से इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी ने कांग्रेस पर निजी फायदे के लिए सरकारी फंड के इस्तेमाल का आरोप लगाया। संबित पात्रा ने कहा, कांग्रेस ने देश को धोखा दिया। कांग्रेस ने सरकारी पैसा निजी ट्रस्ट को भेजा। 3 साल तक ऑडिटर को नहीं बदला। ऑडिटर पर भी परिवार का खास होने का आरोप लगाया। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं के नतीजे अब 15 जुलाई से पहले आएंगे। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में बेस्ट ऑफ 3 विषय के नंबर जोड़े जाएंगे। सीबीएसई मूल्यांकन योजना के तहत बोर्ड परीक्षा के पिछले 3 पेपरों के मार्क्स के आधार पर नंबर देने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को रद्द परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को मार्क्स देने की मूल्यांकन योजना पर आगे बढ़ने की मंजूरी दे दी है। राजधानी में कोरोना के हालात काबू से बाहर नहीं है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में टेस्ट बढ़ने से मरीजों की संख्या बढ़ गई है। अब दिल्ली में 3 गुना कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। सरकार होम आइसोलेशन के हर मरीज को ऑक्सीमीटर उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना मरीजों के इलाज के अच्छे नतीजे आए हैं। 29 मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया था जो ठीक हो गए हैं। अब हमें 200 मरीजों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से करने की इजाजत मिल गई है। लोकनायक जयप्रकाश और राजीव गांधी अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी से इलाज कराया जा रहा है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 73,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 3,390 नए मामले सामने आए, जबकि 3,328 मरीज ठीक हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 64 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में 15,000 से ज्यादा लोग होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे हैं। देश में कोरोना से 24 घंटे में 407 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 17,296 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या भी 58.24% हो गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,90,401 हुई। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,47,000 से ज्यादा हो गई है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के लिए एंटीजन टेस्ट करवाने का फैसला किया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक एंटीजन टेस्ट के लिए 1 लाख टेस्ट किट्स खरीदने का ऑर्डर दिया गया है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना से 192 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 70,878 हो गई है। बीते 24 घंटे के दौरान मुंबई में कोरोना से 58 लोगों की मौत हुई। मुंबई के धारावी में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 11 नए मामले सामने आए। धारावी में कोरोना से कल तक एक भी अब तक मौत का आंकड़ा नहीं आया है, जबकि धारावी में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या अब तक 81 हो चुकी है। मुंबई के जिम मालिकों ने प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि मुंबई के जिम्स को फिर से शुरू करने की इजाजत दी जाए। सभी ने कोरोना वायरस पर जारी निर्देशों का पालन करने के लिए सहमति बताई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पैसे के अभाव में इनका जीना मुश्किल हो गया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद की पुलिस ने एक मुहिम चलाई है। बिना मास्क पाए जाने वालों को मास्क देकर जागरूक किया जा रहा है। पिछले 10 दिनों में नोएडा में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले 5,000 लोगों का चालान काटा जा चुका है, जबकि गाजियाबाद में लगभग 7,000 लोगों का चालान काटा जा चुका है। कोरोना से बचने के लिए यूपीएसआरटीसी ने कोविड कोड टेक्नोलॉजी अपनाने की बात कही है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2 बस स्टेशनों पर निःशुल्क प्रयोग किया जाएगा। दावा है कि कोविड कोड लगाने के बाद 3 महीने तक संक्रमण नहीं होगा। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में रोडवेज की बसों का संचालन शुरू कर दिया है, लेकिन बसों में ज्यादा किराया कोरोना के डर के चलते लोग सफर करने से बच रहे हैं। कल रुद्रपुर से काशीपुर जाने वाली बस को मात्र 3 सवारी ही मिली। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना वायरस के वैक्सीन का ट्रायल तो चल रहा है, लेकिन इसे लोगों तक पहुंचने में 1 साल का वक्त लग सकता है। दुनिया भर में करीब 100 कंपनियां कोरोना की वैक्सीन बनाने में लगी हैं। ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगले सप्ताह कोरोना के 1 करोड़ मामले हो जाएंगे, लेकिन वैक्सीन पर काम भी लगातार जारी रहेगा। बिहार में आंधी तूफान और आसमान से बिजली गिरने में 92 लोगों की मौत हो गई। राज्य के 23 जिलों में बिजली गिरने से भारी नुकसान हुआ है। 13 लोगों की मौत हुई। गोपालगंज में बिजली गिरने से मधुबनी और नवादा जिले में भी 8 लोगों की मौत हुई। यूपी में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 24 लोगों की मौत हो गई है। देवरिया जिले में तेज बारिश और आंधी की वजह से 9 लोगों की मौत हुई। ये सभी लोग आसमान से गिरी बिजली का शिकार हुए। वहीं प्रयागराज में बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हुई। राज्य सरकार ने पीड़ितों की हर मुमकिन मदद करने की बात कही है।
कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच रेलवे बोर्ड ने फैसला किया है कि 12 अगस्त तक नियमित रेलगाड़ियां बहाल नहीं होंगी। अगर किसी की 12 अगस्त तक नियमित ट्रेन में बुकिंग है तो उसे पूरा पैसा वापस मिलेगा। देश में अभी करीब 230 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं। इन्हें स्पेशल श्रेणी में रखा गया है। बिहार सरकार ने मृतकों के परिवार के लिए 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। राज्य में अगले 4 दिनों तक तेज बारिश की आशंका है। आज राज्य के 10 जिले रेड जोन में हैं, वहीं 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सीएम नीतीश कुमार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर चुके हैं। बिहार में स्थिति अभी तक सामान्य नहीं है। असम के डिब्रूगढ़ में 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। असम में अब तक बारिश की वजह से 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 38,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग के मुताबिक इलाके में अभी और बारिश की आशंका है। राजस्थान के पाली में रेलवे स्टेशन के पास बने अंडर ब्रिज में 4 से 5 फीट पानी भर गया है। लोगों का कहना है कि हर साल बारिश के दिनों में यहां पानी भर जाता है। पूरा क्षेत्र 2 हिस्सों में बंट जाता है। इलाके के लोग रेलवे और नगर परिषद के बीच मुश्किल झेलने को मजबूर हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। राहत सामग्री बांटने को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ा, जिसके बाद दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। दिल्ली में 20वें दिन भी पेट्रोल डीजल के महंगा होने का सिलसिला जारी है। आज पेट्रोल 21 पैसे और डीजल 17 पैसे महंगा हो गया। दिल्ली में डीजल 80 रुपए 19 पैसे हो गया है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि न्यास की कार्यशाला में रखे पत्थरों की सफाई का काम तेज हो गया है। दिल्ली की एक कंपनी को कार्यशाला में रखे पत्थरों की सफाई का कार्य सौंपा गया है। ये काम 15 विशेषज्ञों की देखरेख में हो रहा है। अभी तक मंदिर निर्माण के लिए तारीख की घोषणा नहीं की गई है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पति पत्नी ने खुदकुशी की। दोनों ने फांसी लगाकर जान दी। घर में 8 महीने का बच्चा अकेला मिला। पति पत्नी के बीच खुदकुशी की क्या वजह रही, पुलिस अभी इसका पता लगाने में लगी है। दिल्ली में 16 साल की एक लड़की ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मोबाइल ऐप पर यह लड़की काफी फेमस थी। सिया नाम की लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। पुलिस का कहना है कि ये लड़की पिछले कुछ दिनों से डिप्रेशन में थी। दिल्ली पुलिस ने नकली पिस्टल दिखाकर लूट को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी पहले भी 3 मामलों में शामिल रहा है। इन लोगों की गिरफ्तारी सीसीटीवी की तस्वीरों की मदद से हुई। पूछताछ में इन्होंने माना कि ये लोग नकली पिस्टल दिखाकर लूटपाट करते थे। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में टिड्डी दलों ने धावा बोल दिया है। किसानों ने धुएं और दूसरे साधनों से टिड्डियों को भगाने की कोशिश की। प्रशासन भी केमिकल छिड़काव की तैयारी में है। टिड्डी से बचाव के लिए किसान आग जलाकर और थालियां बजाकर कोशिश में लगे हैं। टिड्डियों का ये दल पंजाब होते हुए पाकिस्तान से आया है। पंजाब के फजिल्का में पुलिस ने 4 किलो 160 ग्राम हेरोइन बरामद की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। खुफिया सूचना पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने जमीन के अंदर से कोल्ड ड्रिंक की बोतलें जब्त की। हेरोइन बोतल में छिपाकर रखी गई थी। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड में खटीमा के रिहायशी इलाके में मगरमच्छ दिखने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इसकी खबर दी। सूचना मिलने के बाद मगरमच्छ को पकड़कर पानी में छोड़ दिया गया। मगरमच्छ ने एक बच्चे को घायल भी कर दिया। उदयपुर में पुलिस जवानों ने योग कर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया। पुलिस वालों ने कई योग क्रियाओं से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। उदयपुर जिला पुलिस कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चला रही है। इसी के तहत ये कार्यक्रम भी किया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने देश की संसद में आतंकी संगठन अल-कायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन को शहीद बता दिया। इमरान खान ने दावा किया कि आतंकवाद से लड़ाई में पाकिस्तान ने 10 साल तक दुनिया का गुस्सा झेला है और अमेरिका की लड़ाई के लिए 70,000 लोग मारे जा चुके हैं। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए दुनिया के कई देशों में ऑक्सीजन सिलेंडर मिलने में दिक्कत आ रही है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस ने कहा कि अगले हफ्ते 120 देशों में ऑक्सीजन सिलेंडर भेजे जाने की योजना है। कई देशों से भी मदद मांगी गई है। कोरोना की वजह से दक्षिण अफ्रीका की अर्थव्यवस्था में करीब 7.2% गिरावट आने की आशंका है। दक्षिण अफ्रीका के वित्त मंत्री ने कहा कि ये 90 साल में सबसे बड़ी गिरावट होगी। फ्रांस की राजधानी पेरिस के एफिल टावर को दोबारा लोगों के लिए खोल दिया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह दूसरा मौका था जब इतने लंबे वक्त तक एफिल टावर को बंद रखा गया। एफिल टावर में आने वाले 11 वर्ष से अधिक उम्र वालों लोगों को फेस मास्क लगाना जरूरी है। टावर की दूसरी मंजिल और लिफ्ट को अभी बंद रखा गया है। कोरोना वायरस के बीच ताइवान में नौका रेस का आयोजन किया गया। ड्रैगन रेस नाम की इस प्रतियोगिता में काफी कम लोगों ने हिस्सा लिया। लोगों ने बताया कि ये रेस पिछले वर्षों की तुलना में काफी अलग थी। आमतौर पर इस तरह के आयोजन में काफी संख्या में लोग जुटते हैं। दक्षिणी इंग्लैंड के समुद्र तट पर बड़ी संख्या में लोग देखे गए। इस दौरान लोगों ने कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइंस का सरेआम उल्लंघन किया। लोगों ने जहां तहां अपनी गाड़ियां भी खड़ी कर दी। ब्रिटेन में मार्च से ही कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लागू है।